So manufacturing account question 1. This question is from May June 2023, paper 3 variant 1. सवाल स्टार्ट करते हैं। पेपर 3 के अंदर आपके पास जो सवाल आते हैं या इवन A2 अकाउंटिंग के पास सवाल आते हैं, उसमें आपके पास एक सोर्स होती है, उस सोर्स के अंदर सारा डाटा होता है। तो ये सोर्स सी फॉर क्वेश्चन 3, यानी कि 3 सवाल जैसा आपको पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में आते हैं, तो ये उस साल का 3rd क्वेश्चन था और उसके लिए ये एक पूरी सोर्स गिवन है। इसकी बुकलेट अलग होगी सोर्स की, उसमें सिर्फ डाटा होगा। और फिर क्वेश्चन पेपर के अंदर सवालात, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन 3, ये इसका पेपर अलग होगा और उसके अंदर क्वेश्चन रिटर्न होंगे, तो वो क्वेश्चन हमें फिर यहाँ क्वेश्चन पेपर के अंदर अटेम्प्ट करने होंगे। तो पहला काम क्या है कि हम सोर्स को रीड करें। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द सोर्स। The directors of W Limited, a manufacturing company, have provided the following information for the year ended 31st December 2022. तो हमारे पास सबसे पहले रेवेन्यू गिवन है 984,000 का, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास गिवन है 198,000 का, डायरेक्ट लेबर गिवन है 164,000 का, कैरेज इनवर्ट्स गिवन है 3100 का। अच्छा, फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक बात का ख्याल रखिएगा कि कैरेज इनवर्ट अगर तो उसने कुछ अलग से स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो ये कैरेज इनवर्ट किसका है? रॉ मटेरियल का है। या तो वो एडजस्टमेंट दे दे कि भाई कैरेज इनवर्ट जो हुआ है उसमें लेट से कुछ अमाउंट जो है वो रॉ मटेरियल के लिए है और कुछ अमाउंट जस्ट इन केस अगर हमने फिनिश गुड्स परचेज किए, क्योंकि हर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फिनिश गुड्स को परचेज नहीं कर रहा होता, लेकिन समटाइम्स, बहुत रेयरली, आपके सवाल के जब पर्सपेक्टिव से बात करूं पास पेपर्स के हिसाब से, तो बहुत रेयरली ऐसा भी हो सकता है कि कैरेज इनवर्ट दो तरीके से हो रहे हो। एक आपका जब आप रॉ मटेरियल मंगवा रहे हो तब आप कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इंकर कर रहे हो, और दूसरा जब आप अगर कोई एक्सेस कैपेसिटी को फुलफिल करने के लिए आपके पास ऑर्डर ज्यादा हैं और आप बाहर से सप्लायर से अगर कुछ फिनिश गुड्स परचेज कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी कैरेज इनवर्ड आ सकता है। लेकिन अगर सिर्फ लिखा हुआ है कैरेज इनवर्ड और उसके आगे कोई और बात नहीं है, तो उसका मतलब यह है कि ये कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल को जब हमने परचेज किया था उस वक्त जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ था उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी कैरेज आउटपुट तो आपको पता है फिक्स है। जब आपने सेल्स करी तो कस्टमर्स के घर पे गुड्स डिलीवर कराने के लिए जो आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ा वो कैरेज आउटवर्ड्स है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे पास गिवन है 223,500 के। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट गिवन है 84,000 की। रेंट एंड रेट 74,000 के। फिर हमारे पास 3 नॉन करंट एसेट्स गिवन है। तो 3 नॉन करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है, उसमें सबसे पहला है फैक्ट्री मशीनरी एट कॉस्ट 144,000, ऑफिस इक्विपमेंट एट कॉस्ट 66,000, डिलीवरी वैन एट कॉस्ट 48,000। और फिर हमारे पास साल के स्टार्ट पे आप जरा नोटिस करिएगा कि सवाल पढ़ते हुए कितना ज्यादा हाजिर दिमाग रहना है। साल के स्टार्ट में उसने इन्वेंट्रीज दी और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एट कॉस्ट। तो भाई ये एट कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, रॉ मटेरियल तो हमें पता है कि सर रॉ मटेरियल तो जो होता है वो होता ही कॉस्ट पे गिवन है, और वर्क इन प्रोग्रेस भी जो गिवन होता है वो गिवन ही कॉस्ट पे होता है। लेकिन फिनिश गुड्स के लिए आपको पता है कि कॉस्ट पे भी हो सकता है और ट्रांसफर वैल्यू पे भी हो सकता है। लेकिन इस केस में जो उसने ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स दिया वो कॉस्ट पे दिया $45,000 की। और फिर हमारे पास साल के स्टार्ट पे जो डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस थे वो गिवन है। फैक्ट्री मशीनरी 84,000, ऑफिस इक्विपमेंट 32,000, एंड देन एट लास्ट वी हैव बीन गिवन द डिलीवरी वैन accumulated depreciation is 28,800। फिर कुछ एडजस्टमेंट्स है। डब्ल्यू लिमिटेड मेंटेन्ड अ प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट का काम क्या होता है? वो बताता है कि भाई साल के शुरू में जो इन्वेंट्री थी उसके ऊपर फैक्ट्री प्रॉफिट का कितना एलिमेंट था, साल के एंड पे जो इन्वेंट्री है उसके अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट है, और ड्यूरिंग द ईयर क्या आपकी प्रोविजन के अंदर इंक्रीज आया है, यानी कि जो अनरियलाइज्ड फैक्ट्री प्रॉफिट है वो बढ़ गया है, या आपकी प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड फैक्ट्री प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हुआ है। तो उसने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि हम ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। At 31st December 2021, finished goods were transferred to the trading section of the statement of profit or loss at cost plus 20%। देखें क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने, मैंने बोला ना हाजिर दिमाग रहना है। ये जो उसने आपको बताया है, क्या बताया? फैक्ट्री प्रॉफिट का रेट बताया, ठीक है ना, कि हम इस रेट के ऊपर अपने गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं किधर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर, और वो रेट कितना है? 20% है, और लिखा हुआ है कॉस्ट प्लस 20%। इसका मतलब यह है कि ये मार्कअप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मार्कअप का जो फॉर्मूला मैं लिख भी देता हूं, मैंने पहले भी बताया था मार्कअप का फॉर्मूला क्या होता है। मार्कअप का फॉर्मूला है फैक्ट्री प्रॉफिट, जो भी आपने चार्ज किया है पूरे साल का, डिवाइडेड बाय
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका बेसिकली मार्कअप का फॉर्मूला है जो आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग के केस या कॉन्टेक्स्ट के अंदर दिमाग में बिठाना है। उसके बाद अच्छा, ये जो मार्कअप गिवन था, ये मार्कअप गिवन है 31 दिसंबर 2021 के ऊपर, और आपका जो करंट अकाउंटिंग ईयर जिसके ऊपर आपने काम करना है वो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 के लिए काम करना है। तो भाई ये पिछले साल का एक तरीके से फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 का मार्कअप गिवन है, पिछले साल का मार्कअप गिवन है। तो पिछले साल के मार्कअप का मुझे क्या काम। तो यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कि मैंने बताया था आपको कि भाई हो सकता है ओपनिंग पिछले साल का इन्वेंट्री जो होगी आपका, पिछले साल, बिल्कुल पिछले क्लोजिंग साल जो इन्वेंट्री। आप, बिल्कुल पिछले साल जो आप रेट चार्ज कर रहे थे फैक्ट्री प्रॉफिट का, वो हो सकता है डिफरेंट रेट हो, और करंट ईयर में जो आप फैक्ट्री प्रॉफिट का रेट चार्ज कर रहे हो वो डिफरेंट एक रेट हो। तो यहाँ पे उसने आपको साल के, पिछले साल का जो फैक्ट्री प्रॉफिट का रेट बताया है वो 20% मार्कअप बताया, और इस साल के एंड पे वो क्या कह रहा है, एट 31 दिसंबर 2022, ये करंट ईयर की बात कर रहा है, द फिनिश गुड्स वर ट्रांसफर्ड to the from the manufacturing account to the trading section of the statement of profit or loss at a transfer value of 632,400। उसने सीधा सीधा बता दिया कि इस साल जो गुड्स आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर किए हैं, रेट नहीं बताया, सीधा सीधा क्या कह दिया, सीधा सीधा कह दिया कि इस वैल्यू के ऊपर ट्रांसफर किया है, तो हमें रेट पता नहीं चला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे उसने कहा है 31 दिसंबर 2022 इन्वेंट्रीज वर वैल्यूड अगेन एट कॉस्ट। तो मैंने बताया रॉ मटेरियल और वर्किंग प्रोग्रेस तो होना ही कॉस्ट पे था, लेकिन फिनिश गुड्स जो क्लोजिंग डेट पे है वो भी एट कॉस्ट गिवन है। और फिर उसके आगे उसने कहा कि रेंट हमारे पास 6,000 जो था वो अक्रूड था। तो हमें पता है कि जब एक चीज, एक कोई एक्सपेंस अक्रूड होता है तो उसको मतलब, उसका मतलब ये होता है कि हमने सर्विस ले ली है और उसके पैसे नहीं दिए, तो वो अक्रूड एक्सपेंस जो है वो क्या हो जाता है, पेड अमाउंट के अंदर ऐड हो जाता है। तो रेंट एंड वेट अभी 74,000 का था, इसके अंदर ये 6,000 का अक्रूड रेंट क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। तो टोटल एंड वेट की जो कॉस्ट बनेगी वो 1,000 बनेगी। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, उसके आगे उसने कहा रेंट एंड आर टू स्प्लिट बिटवीन द फैक्ट्री ओवरहेड्स, तीन हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बिटवीन द फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इन द रेशियो 5:2:3। यानी कि 5:2:3 का अगर टोटल मैं करूं, 5+2+3, तो ये बन गया इसके कि टोटल कितने हिस्से होंगे, इसके टोटल 10 हिस्से होंगे। अब यानी कि जो रेंट है वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, 10 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, जिसमें से 5 हिस्से फैक्ट्री पे जाएंगे, 2 हिस्से आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जाएंगे, और 3 हिस्से जो है वो आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर जाएंगे। तो व्हाट आई कैन सिंपली डू, मैं यहाँ पे एक छोटी सी वर्किंग कर लेता हूँ। वैसे ही सारी वर्किंग आपको मैं बता दूं यहाँ पे होनी चाहिए, जो आपकी बुकलेट की जगह है, वर्किंग का सेपरेट सेक्शन गिवन है तो सही है, वरना जो लाइंस प्रोवाइडेड है उसी के अंदर आपने वर्किंग कर लेनी है। तो ये वर्किंग जो मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ, आपने उसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने से पहले करना था। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वर्किंग, रेंट की जो है मैं अपोर्शनमेंट कर रहा हूँ, या कह लो कि रेंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर रहा हूँ, कि भाई रेंट किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। रेंट टोटल हमारे पास कितना चार्ज बन गया था, रेंट का 80,000 चार्ज बन गया था। तो 80,000 को मैं कह रहा हूँ कि भाई 80,000 के होने हैं 10 हिस्से, तो आई कैन से 80,000 डिवाइड बाई 10, इसके 10 हिस्से हुए, 5 हिस्से फैक्ट्री ओवरहेड में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये मेरे पास कुछ बन जाएगा 40,000। ये मेरा कौन सा शेयर है, ये मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का शेयर है, फैक्ट्री ओवरहेड का शेयर है। देन उसके बाद उसने कहा था कि भाई 2 हिस्से जो है वो आपके जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में, तो यानी 80,000, टोटल हिस्से तो सेम 10 रहेंगे, डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये मेरे पास कुछ बन जाएगा 8,000 टाइम्स टू 16,000। ये हमारे पास किसका शेयर आ गया, ये हमारे पास शेयर आ गया जनाब एडमिन एक्सपेंस का। एंड देन उस बाद तो हमारे पास जो है वो 3 हिस्से जो है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, तो 80,000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आपके पास 24,000 का शेयर आ गया किसका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। 2S डायरेक्टेड, ये बड़ी एक रिपीटेड सी एडजस्टमेंट है जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स के सवालों में आती है, जिसमें वो आपसे कहता है कि भाई एक खर्चा देगा आपको, और वो खर्चा जो है ना वो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में incur हो रहा होगा। जैसे रेंट है ना, तो रेंट अभी आपके मल्टीपल फंड्स के अंदर इंकर हो रहा है, तो अब आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा जैसे हम अभी कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन की जो बेसिस होगी वो उसने दी हुई होगी। कभी वो आपको रेशो बना के दे देगा,
कभी वो आपको जो है वो एक क्या कहते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में दे देगा कि भाई इतना फ्रैक्शन इस डिपार्टमेंट में, इतना फ्रैक्शन इस डिपार्टमेंट में। और कभी कभार तो बहुत सिंपली आपको परसेंटेज की टर्म पे बता देगा कि भाई इतना परसेंट इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। तो जो टोटल 80,000 का रेंट था वो मैंने अपने 3 डिपार्टमेंट्स के अंदर जैसा उसने कहा था 5:2:3, जिसमें 5 हिस्से फैक्ट्री ओवरहेड के, 2 हिस्से एडमिन के और 3 हिस्से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, मैंने वो हिस्से कर लिया और मेरे पास जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन निकल कर आ गई। लास्ट में उसने कहा डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एज फॉलोस। फैक्ट्री मशीनरी के ऊपर हम 15% यूजिंग आरबीएम मेथड चार्ज कर रहे हैं। तो फैक्ट्री मशीनरी की जो हमारे पास कॉस्ट है वो 1,44,000 है। उसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है दैट इज 84,000। आरबीएम मेथड हमें पता है कि नेटबुक वैल्यू के ऊपर लगता है। तो डेप्रिसिएशन हम निकाल रहे हैं, तो मैं यहाँ डेप्रिसिएशन की हेडिंग डाल देता हूँ। और सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं किस चीज की, फैक्ट्री मशीनरी की। फैक्ट्री मशीन, तो फैक्ट्री मशीन की हमारे पास जो कॉस्ट गिवन थी दैट वाज गिवन टू अस एज $1,44,000। और जो इसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारे पास अभी तक गिवन है, जो चार्ज हुई भी है, दैट इज $84,000। और क्योंकि आरबीएम मेथड है तो पहले नेटबुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नेटबुक निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सो 144,000 माइनस 84,000 अगर मैं करूं तो ये मेरे पास आंसर दे रहा है $60,000 का। ये अभी इसकी नेटबुक वैल्यू आई है। और इस नेटबुक वैल्यू के ऊपर जो हमारा 15% का रेट है वो मैं लगा दूंगा। तो 60,000 टाइम्स 15%, ये मेरे पास कुछ निकल के आ रहा है $9,000। तो 9,000 इज अ डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर फैक्ट्री मशीनरी। इसी तरीके से नेक्स्ट नॉन करंट एसेट था वो हमारे पास है ऑफिस इक्विपमेंट, और उस पर भी 15% यूजिंग आरबीएम मेथड है। तो ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर है 15% यूजिंग आरबीएम। तो उसकी ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट देखते हैं कितनी। ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट थी 66,000, डेप्रिसिएशन थी 32,000। तो 66 माइनस 32, नेटबुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगेन नेटबुक वैल्यू निकालने का पर्पस क्या है कि मेथड जो है वो आरबीएम मेथड है। अगर एसएलएम मेथड होता तो सीधा कॉस्ट पे रेट लग जाता। आरबीएम मेथड है तो इस वजह से मुझे जो है पहले नेटबुक वैल्यू निकालनी पड़ रही है, और नेटबुक वैल्यू निकालने के बाद जो रेट है वो अप्लाई करना है। तो 34,000 पे रेट सेम 15% का था, टाइम्स 15% करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है कुछ $5,100। या आपके पास ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन चार्ज आ गया फॉर द ईयर। और फिर डिलीवरी वेन 20% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सीधा कॉस्ट के ऊपर 20% लगा देंगे। तो डिलीवरी वेन की कॉस्ट कितनी है, डिलीवरी वेन की कॉस्ट है $48,000। तो सीधा सीधा डिलीवरी वैन के लिए 48,000 पे, डिलीवरी वैन 48,000 पे 20% लग जाएगा। तो 48,000 का 20% आपके पास कुछ आ रहा है $9,600। ये आपकी डिलीवरी वैन की डेप्रिसिएशन आ गई। अच्छा अब अगेन अभी वैसे सवाल करेंगे तो भी बताऊंगा, लेकिन इसमें से जो फैक्ट्री मशीनरी का डेप्रिसिएशन चार्ज है वो जाहिर सी बात है फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है, तो उसका जो रेलेवेंस है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में है। ऑफिस इक्विपमेंट जो है उसकी जो रेलेवेंस है वो एडमिन के काम से है, तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में डालेंगे। एंड डिलीवरी मैन ऑब्वियसली जो है वो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर का यूज होता है, तो उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम इंकॉर्पोरेट करेंगे। ये हमारी हो गई एडजस्ट। अब आ जाते हैं हम रिक्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है ना। जो जो काम देखे आपने भी जब एग्जाम करना है तो इसी तरीके से जैसे मैंने स्ट्रक्चर वाइज सवाल पढ़ा कि भाई पहले एक एक करके बैलेंसेस पढ़े, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट बैलेंसेस थे मैंने उनको हाईलाइट किया, और उसके बाद जो एडजस्टमेंट उनके इंपॉर्टेंट बातें थी उनको मैंने हाईलाइट किया, और उसके बाद जो एडजस्टमेंट के अंदर जितना काम मैं कर सकता था, जो मुझे पता चल गया अच्छा ये काम मैं कर सकता हूँ, रेंट की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कर लेता हूँ, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है कर लेता हूँ, तो वो सारे मैंने काम कर लिए। अब रिक्वायरमेंट पे आया तो एक्सप्लेन व्हाई अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रोवाइड फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या था भाई, ये आपका अनअर्न्ड प्रॉफिट है। और अनरियलाइज प्रॉफिट आपको निकालना होता है ताकि आप अपनी इन्वेंट्री को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर सको। और कॉस्ट पे क्यों रिकॉर्ड करना है, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई एसेट शुड नेवर बी ओवर स्टेटेड टू रिप्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस। तो ये तो खैर 2 मार्क का है, तो इस पे 2 मार्क की बात हम लिख देंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, आसान होगा फिर लिखते हैं। अच्छा जी, सो पहली जो रिक्वायरमेंट थी उसमें पूछना है एक्सप्लेन व्हाई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रोवाइड फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो
अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए हम क्यों अकाउंट करते हैं? सो दैट इन्वेंट्री कैन बी so that inventory can be computed at cost to be recorded in statement of financial position, statement of financial position, so that prudence concept, अच्छा इसमें prudence भी comply हो रहा है और इसमें basically आपका realization concept भी apply हो रहा है, so we can just write one accounting concept so that prudence concept can be complied, ताकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से हम कंप्लाई कर लें। सो 2 मार्क के लिए इतनी बात हम देखते हैं कि हमें हमारे 2 मार्क मिल जाएंगे। नाउ वी हैव बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपका बनना है, ये अगेन जो हमने पूरा स्ट्रक्चर सीखा था कि भाई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होता है, उस हिसाब से बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज आपकी है वो क्या है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए हमें सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री लिखनी है। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ व्हाट? अगेन रॉ मटेरियल। तो पहले आप एक हेडिंग दे देते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम की, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास जो रॉ मटेरियल की गिवन थी सवाल में, वो गिवन थी $8,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री सबसे पहले आ जाएगी $8,000। देन उसके बाद हमारे पास जो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल थी वो आ जाएंगी, विच हैव बीन गिवन टू अस एज $198,000। सो $198,000 परचेजेस आ गई। देन परचेजेस के बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो कैरेज इनवर्ड है ये भी सारा का सारा किस पे जाएगा? रॉ मटेरियल पे जाएगा, अनटिल अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन एडजस्टमेंट। तो यहाँ एडजस्टमेंट में कोई कैरेज इनवर्ड से रिलेटेड बात नहीं हुई, इसका मतलब ये 3100 रॉ मटेरियल की टाइम पे जब हमने परचेज की थी उस वक्त का खर्चा है। तो कैरेज इनवर्ड आ गया। सर अगर ये डिवाइडेड होता परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में तो क्या होता फिर? तो फिर डिवाइड कर लेते, कोई ना कोई रेशो गिवन होता है डिवीजन का, नहीं मतलब उस हम हिसाब से सारा डिवाइड कर लेते, लेकिन कॉस्ट अभी ऑफ तो कुछ कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड में नहीं डालते कैरेज इनवर्ड्स? नहीं ना। अगर तो वो अगर वो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम नहीं, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल में भी फिर जाता है। अगर तो फिनिश गुड्स से रिलेटेड कोई परचेज के अगर हमने कोई परचेज करी होती है और उसके ऊपर कोई कैरेज इनवर्ट का खर्चा होता, तो वो फिर आपका जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो उधर जाता। हाँ। लेकिन अभी तो आपने कोई फिनिश गुड्स परचेज किया ही नहीं है, तो जो भी कैरेज इनवर्ट है वो सारे रॉ मटेरियल के परचेज के टाइम पे है, तो हमने ओके। उसको सीधा सीधा मैन्युफैक्चरिंग में डाल दिया। देन उसके बाद आपके पास ये सारी चीजें आ गई। we'll do less closing inventory ऑफ रॉ मटेरियल अगेन, क्योंकि अभी ये सारा काम जो हो रहा है रॉ मटेरियल का हो रहा है, तो रॉ मटेरियल से रिलेटेड जितनी चीजें थी वो सारी आ गई, उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री, उसकी परचेजेस, उसका कैरेज इनवर्ट, और इवन अब जो है उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री विच इज $10,500। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा 8,000 प्लस 198,000 प्लस 3,100 माइनस 10,500। ये आपके पास आ रहा है 198,600 का कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। देन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद हम ऐड कर देंगे अदर डायरेक्ट कॉस्ट, जो भी हमारे पास दूसरी डायरेक्ट कॉस्ट है वहां पे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ऐड डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास एक तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो लेबर होती है, और वो इधर भी गिवन है। डायरेक्ट लेबर जो है हमारे पास कितना का गिवन है? 1,64,000 का डायरेक्ट लेबर गिवन है। तो 1,64,000 का, चलिए बस इसको यहीं पे रिकॉर्ड कर देंगे डायरेक्टली, क्योंकि एक ही डायरेक्ट कॉस्ट है। 1,64,000 की आपका आ गया डायरेक्ट लेबर। देन डायरेक्ट लेबर के बाद जो है आपके पास और कोई डायरेक्ट कॉस्ट है जो इधर जा सके? फैक्ट्री ओवरहेड्स, सब ओवरहेड्स में जाएंगे। कैरेज आउटपुट्स भी अनरिलेटेड है, रेंट एंड रेट्स, बाकी और भी और कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि
डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर हो। तो मैंने आपको बताया था कि वंस यू विल डू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम विच इज 198,600 प्लस एनी अदर डायरेक्ट कॉस्ट, जो कि इसके इसमें सिर्फ डायरेक्ट लेबर है, जब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपके पास जो कॉस्ट आती है उसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। तो 198,600 प्लस 164,000, ये आ गई आपके पास प्राइम कॉस्ट 362,600 की। 362,600 की ये क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट आ गई। कभी कभार वो आपसे प्राइम कॉस्ट डिफाइन करने का भी कहता है, तो प्राइम कॉस्ट की डेफिनेशन है इट इज द सम ऑफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जितनी भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है उनको जब आप ऐड कर लेते हो तो आपके पास क्या निकल के आ जाता है, आपके पास प्राइम कॉस्ट निकल के आ जाता है। प्राइम कॉस्ट के बाद विल डू ऐड ओवरहेड्स, जो भी हमारे ओवरहेड्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। ऐड ओवरहेड्स किससे रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड, ओवरहेड्स फैक्ट्री। फैक्ट्री ओवरहेड जब हमारे पास आ जाएंगे तो उसमें हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर एक एक करके हम चीज डालते हैं। सबसे पहले हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड है कितने का, $98,000 का। लेकिन ये फाइनल ओवरहेड नहीं था, ठीक है ना, मतलब ये तो इस तरीके से कर लें कि इसकी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। तो हम इसकी वर्किंग कर लेते हैं, यहीं पे ब्रैकेट बना रहा हूँ क्योंकि इस तरीके की जो भी वर्किंग है मैंने आपको बताया कि आपने ये स्पेस जो प्रोवाइडेड है इसके अंदर ही करनी है। तो फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड एक अमाउंट तो उन्होंने हमें दी हुई है, कितनी की, फैक्ट्री ओवरहेड्स उन्होंने बताया मैं भाई हमारे 98,000 के थे, यहाँ उन्होंने बताया मैं। तो 98,000 ये तो बेसिक फैक्ट्री ओवरहेड है जो उन्होंने बता दिया है। उसके अलावा भी तो और बहुत सारे ओवरहेड्स हुए हैं फैक्ट्री के अंदर, जैसे कि सर भाई आपने रेंट पे किया है, ठीक है ना, और रेंट का जो कुछ पोर्शन था वो आपने देखा था किधर जाएगा, एज अ फैक्ट्री ओवरहेड जाएगा। कितना पोर्शन, 40,000। तो इस 98,000 के अंदर प्लस 40,000 करेंगे। अब आप साइड में ये वर्किंग नहीं करोगे, आपने 40,000 की वर्किंग इस लाइन पे करके दिखानी थी, ताकि जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा हो उसको पता हो, अच्छा भाई बच्चे ने जो है ये अगर 40,000 निकाला है ये कहाँ से निकाला है। अगर आप ऊपर ये वर्किंग करके 40,000 यहाँ कहीं निकाल के नीचे लिख देते तो फिर वो वर्किंग के जो मार्क्स है वो आपके कट सकते थे, क्योंकि वर्किंग आपकी फिर जो है वो शो नहीं हो रही इन द आंसर शीट। तो आपने हर वर्किंग वैल्यू जो है वो यहाँ पे दिखानी है। खैर रेंट के बाद 40,000 आपकी इसी तरीके से जो फैक्ट्री मशीनरी की डेप्रिसिएशन थी $9,000, वो भी आपका एक फैक्ट्री का ही तो ओवरहेड है, फैक्ट्री ही से तो रिलेटेड कॉस्ट है। तो उस 9,000 को भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। और इसके अलावा भी अगर कुछ फैक्ट्री से रिलेटेड ओवरहेड है तो वो ऐड होगा, हम देख लेते हैं क्या इसके अलावा और कोई फैक्ट्री से रिलेटेड ओवरहेड है। कैरेज आउटवर्ड एट रिलेटेड है, एडमिन सेलिंग रेंट हो गया, हमने उसको ऑलरेडी उसका फैक्ट्री ओवरहेड का पोर्शन डाल दिया है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। सो यस आई बिलीव दैट्स इट। तो ये हमारे पास तीन कॉस्ट है, अब इनको मैं अगर ऐड करूँ 98 प्लस 40 प्लस 9, ये हमारे पास निकल के आ रहा है 147,000 एज फैक्ट्री ओवरहेड। और इन दोनों को आपसी में मैं ऐड कर लूँ तो मेरे पास जो अमाउंट आ रही है वो है 147,000 प्लस 362,600, ये मेरे पास अमाउंट आ रही है 509,600 की। लेकिन इसमें से अभी दो चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट होना बाकी है। कौन सी दो चीजें सर ऐड सब्ट्रैक्ट होना बाकी है, मैं इसमें पहले करूंगा ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जो हमारे पास बहुत क्लियरली गिवन था, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और इसमें सब्ट्रैक्ट करा दूंगा जो हमारा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास यहाँ पे गिवन था, इन्वेंट्री के अंदर क्या अमाउंट थी, $17,300 गिवन था। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो हमारे पास गिवन था 16,900, तो माइनस हो जाएगा 16,900। तो आपके पास क्या निकल के आएगा, प्लस 17,300 माइनस 16,900। आपके पास जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो निकल के आ रही है 5,10,000, 5,10,000 आपकी क्या आ गई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर भी अभी एक चीज होना बाकी है, एंड दैट इज ऐड फैक्ट्री प्रॉफिट। अगर आप लोगों को फॉर्मेट्स रिकॉल हो रहे हैं तो आप देख रहे हो कि एग्जैक्ट जो फॉर्मेट मैंने बताया था उसी फॉर्मेट को मैं फॉलो कर रहा हूँ। और फैक्ट्री प्रॉफिट को ऐड करूंगा तो मेरे पास फाइनल जो फिगर है वो ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट की निकल कर आ जाएगी। तो फैक्ट्री प्रॉफिट कितना है भाई हमारे पास, फैक्ट्री प्रॉफिट हमें गिवन नहीं था, ना ही उसका रेट गिवन है, लेकिन सवाल के अंदर हमें बताया था कि भाई इस साल की जो भी प्रोडक्शन है
इट हैज अ ट्रांसफर वैल्यू ऑफ 632,400, यानी कि इस अमाउंट पे हमने जो है वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर अपने मैन्युफैक्चर गुड्स को ट्रांसफर किया है, तो हम 632,400 यहाँ पे ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट वाली फिगर जो हमें पता है वो लिख देंगे। और ऑब्वियस सी बात, दोनों का डिफरेंस है, यानी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट का जो डिफरेंस आ रहा है 632,400 माइनस 5,10,000, वो क्या आ रहा है, वो आपके पास फैक्ट्री प्रॉफिट का एलिमेंट आ रहा है विच इज $1,22,000 एंड 400। तो यहाँ पे उसने रेट नहीं बताया था, और क्यों रेट नहीं बताया था ये अभी थोड़ी देर में आपके पास जो है ना बात आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टोटल कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का था। आगे नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है इसकी, क्या बना दो हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी कि एक इनकम स्टेटमेंट बनाने का कह रहे हो। और यहाँ पे उसके जो मार्क्स रखे हुए हैं वो 14 मार्क्स रखे हुए हैं, और उसका रीजन यही है कि उसने आपको क्लोजिंग रेट नहीं दिया हुआ, और वो अब आपसे क्या चाहता है, वो आपसे चाहता है कि आप खुद से क्लोजिंग रेट डिटरमाइन करो। और क्योंकि आपको पता है कि जब यहाँ पे इन्वेंट्रीज रिकॉर्ड होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हुए ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स भी चाहिए, क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स भी चाहिए, एंड यू शुड नो कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड होगी वो उसने जिस कॉस्ट प्राइस के ऊपर, क्योंकि उसने दोनों इन्वेंट्रीज कॉस्ट पे दी हुई है, तो ये इन्वेंट्रीज कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं होंगी। अगर कोई बच्चा इन इन्वेंट्रीज को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लेता है तो वो अपने अच्छे खासे मार्क्स, 3-4 मार्क्स जो है यहाँ पे जो अर्न होने थे सिर्फ इन्वेंट्रीज की फिगर सही लिख के, वो उसके अर्न नहीं होंगे। तो अब हम जरा आ जाते हैं इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। इनकम स्टेटमेंट के अंदर लाइन्स बना लो पहले। इनकम स्टेटमेंट के अंदर अब आपके पास सबसे पहली फिगर तो आपको पता है बहुत बेसिक सी सेल्स की जाती है। सेल्स हमारे पास बहुत क्लियरली गिवन था सवाल के अंदर, कितना रेवेन्यू, 984,000 का, 984,000 का हमारा रेवेन्यू आ गया। कोई रिटर्न इनवर्ड्स नहीं है, तो बस यही हमारी टोटल सेल्स है। एंड देन उसके बाद हमारे पास जब हमने करना है लेस कॉस्ट ऑफ सेल, अब ये काम है जहाँ पे उसने मार्क्स रखे हुए हैं, ठीक, यहाँ पे उसने 14 मार्क्स ऐसे ही नहीं दिए आपको। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर जो पहली फिगर होगी वो किसकी होगी, ओपनिंग इन्वेंट्री की। अब जनाब जो आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री ऊपर गिवन थी, वो ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है किस वैल्यू पे, वो ओपनिंग इन्वेंट्री जैसे मैंने बताया पहले पढ़ते हुए हाईलाइट कर दिया था। आपका भी दिमाग इतना ही हाजिर होना चाहिए कि आप पढ़ते हुए हाईलाइट कर लोगे, अच्छा भाई ये तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो फिनिश गुड्स की गिवन है 45,000, ये तो एट कॉस्ट उसने दी हुई है। अब इस कॉस्ट की इन्वेंट्री को, ओपनिंग इन्वेंट्री को मुझे लेके आना है ट्रांसफर वैल्यू के ऊपर। अच्छा, जो ओपनिंग इन्वेंट्री है उसके ऊपर पिछले साल का फैक्ट्री प्रॉफिट का रेट अप्लाई होगा, जो अरम बात कर रहा था। और बिल्कुल सही कहा था, क्यों पिछले साल का फैक्ट्री प्रॉफिट का रेट अप्लाई होगा, क्योंकि भाई वो गुड्स मैन्युफैक्चर ही पिछले साल हुए थे, और वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफर भी पिछले साल हुए थे, तो उनके ऊपर वही मार्कअप का रेट एप्लीकेबल है जो पिछले साल हम यूज कर रहे थे, जो कि हमने 2021 के अंदर इस्तेमाल किया था, कॉस्ट प्लस 20% का। तो बहुत सिंपल है, अगर आपके पास आपके फिनिश गुड्स की कॉस्ट 45,000 है, तो 45,000 का 20% निकाल के ऐड कर लो, तो हमारे पास सीधा सीधा उस ओपनिंग इन्वेंट्री की ट्रांसफर वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो हम उसको यहाँ पे शो कर भी देते हैं। 45,000 हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, उस 45,000 के अंदर जो है वो हम, उस 45,000 के अंदर हम जो हमारा पिछले साल का फैक्ट्री प्रॉफिट का रेट था 20% मार्कअप। तो दो तरीके हैं इसको करने के, या तो आप सीधा सीधा 45,000 टाइम्स 120% कर दो, तो आपको पता है कि भाई क्योंकि 20% निकालना है और फिर उसको ऐड करना है तो आंसर वही आना है। या फिर जो बच्चे करते हैं कि भाई 45,000 का पहले 20% निकालेंगे और उसको 45,000 के अंदर ऐड करेंगे, दोनों से आंसर सही आएगा। लेकिन पेपर के अंदर यू हैव टू बी टाइम एफिशिएंट एज वेल, तो आपको बात पता होनी चाहिए कि भाई अगर 20% हम कॉस्ट के ऊपर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली उसको 120% करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो 45,000 का 120%, मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई $54,000 की। उसके बाद इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर कोई परचेज ऑफ फिनिश गुड्स नहीं हुआ हुआ, तो मैं यहाँ पे कोई परचेज ऑफ फिनिश गुड्स फिर डालूंगा भी नहीं। हाँ, ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की फिगर हमारे पास कितनी थी, 632,400, तो वो फिगर यहाँ जाएगी 632,400, और उस पर मैं लिख दूंगा ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग।
632,400। और उसके बाद हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो क्या हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर कुछ है नहीं कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। सो लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब अगेन क्लोजिंग इन्वेंट्री का भी काम करना है। अब ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर तो हमने रेट इस्तेमाल कर लिया था जो हमारे पास गिवन था, कॉस्ट प्लस 20%। हमने कहा अच्छा भाई ओपनिंग इन्वेंट्री 45,000 की है, 45,000 का 20% 9,000 बनता है, 45 प्लस 9,000 ट्रांसफर वैल्यू निकल के आ गई 54,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री में तो रेट भी नहीं है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की ट्रांसफर वैल्यू कैसे निकलेगी, तो उसका जवाब बहुत सिंपल है भाई, जो करंट साल है, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री करंट ईयर की प्रोडक्शन से निकला है, तो करंट ईयर का रेट कैलकुलेट कर लो। अगर रेट गिवन नहीं है तो क्या कैलकुलेट किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। मैंने आपको बताया तो कि मार्कअप का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्ट्री प्रॉफिट अपॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टाइम्स 100। तो यहाँ पे आप एक रेट कैलकुलेट कर लो। फैक्ट्री प्रॉफिट तो आपको पता है कितना है, 122,400। और आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी पता है 5,10,000। तो 122,400 डिवाइडेड बाई 5,10,000, 122,400 डिवाइडेड बाय 5,10,000, ये आपको क्या निकाल के देगा, ये आपको मार्कअप का रेट निकाल के देगा। तो 122,400 डिवाइडेड बाय 510,000, ये आपके पास आ गया 0.24 के बराबर आ रहा है, विच मीन्स 24% जो है वो क्या है आपका, टाइम 100 कर देते हैं, 24% जो है वो आपका मार्कअप का रेट है। तो अब क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए क्या करना है, वही काम जो ऊपर किया था। वही क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट देखते हैं कितनी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट हमारे पास गिवन है, ये रही 31 दिसंबर 2022 को $52,000 फिनिश गुड्स की। क्योंकि यहाँ पे अब जब मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकम स्टेटमेंट के अंदर बना रहा हूँ, तो ओपनिंग इन्वेंट्री भी फिनिश गुड्स की है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी फिनिश गुड्स की है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो फिनिश गुड्स की है उसकी कॉस्ट 52,000 गिवन थी। तो मैं सिंपली 52,000 का अगर 124% निकाल लूं, तो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की ट्रांसफर वैल्यू वाली फिगर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। सो 52,000 टाइम्स 124%। अगेन वही दोनों रूल एप्लीकेबल हैं, या तो आप पहले 52,000 का 24% निकालो और उसको 52,000 में ऐड करो, या सीधा 52,000 मल्टीप्लाई बाय 124% कर दो। तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है $64,480 की। इन तीनों को आपसी में आठ फोर सब्ट्रैक्ट परसेंट कराएंगे तो का सर, कॉस्ट ऑफ सेल निकल के आ जाएगा। कैसे बोले 54,000 प्लस क्या कह रहे हो? 24% कहाँ से है? कैलकुलेट किया ना, 122,400 डिवाइड बाय 5,10,000, मार्कअप का फॉर्मूला लगाया, फैक्ट्री प्रॉफिट डिवाइड बाय मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अच्छा सर, इसमें ये मार्जिन भी इसके दे सकते बराबर हैं? है। दे सकते हैं लेकिन अभी गिवन नहीं है ना। तो अगर मार्जिन होता है तो क्या फैक्ट्री प्रॉफिट ओवर क्या होता फैक्ट्री प्रॉफिट अपॉन ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट। है? ये क्यों? यार ये तो अभी लास्ट क्लास में तो बताया था कि फैक्ट्री प्रॉफिट अपॉन ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट्स मार्जिन जो है वो सेल्स के ऊपर अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सेल्स वाली फिगर नहीं है, लेकिन हमारे पास ट्रांसफर वैल्यू वाली फिगर है। तो उसको आप सेल्स की फिगर अगर ट्रीट करो, तो वो जो है आपका जो नॉर्मल मार्जिन का फॉर्मूला होता था वो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स होता था। यहाँ पे आप सेल्स की जगह ट्रांसफर वैल्यू को दे रहे हो। ओके। तो अब ये आपके पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के आई है, जब सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 984,000 माइनस 621,920। ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ रहा है 362,080। ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारी इस सवाल के अंदर कोई अदर इनकम नहीं थी। ऐसा ही है, कोई अदर इनकम नहीं थी तो हम नहीं डालेंगे, हम सीधा सीधा लेस एक्सपेंसेस कर देंगे। लेकिन एक्सपेंसेस हमारे पास दो किस्म के थे। एक्सपेंसेस सर हमारे ये पास दो कौन सा किस्म के थे। चैप्टर पढ़ा? ये बेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में बता रहा। अच्छा जी। उसके बाद आपके पास जो है एक्सपेंसेस जो गिवन थे वो दो किस्म के गिवन थे, एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव गिवन था। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर आप आते हो, तो ये आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट गिवन है $84,000 की। $84,000 की जो कॉस्ट गिवन है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और मुझे इसकी यहाँ वर्किंग करके दिखानी है अगेन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सबसे पहले जस्ट लाइक फैक्ट्री ओवरहेड, एक उन्होंने खुद से आपको कॉस्ट दी हुई है बैलेंसेस के अंदर, जो कि आपके पास गिवन है कितनी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की $84,000। और उसके बाद कुछ कॉस्ट के पोर्शन ऐसे हैं जो आपको पता है कि भाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें डालने हैं। जैसे कि जो रेंट का प्रोपोर्शन था, रेंट का प्रोपोर्शन कितना था, रेंट का प्रोपोर्शन था आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रेंट का पोर्शन था
$24,000, तो ये $24,000 भी उसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एंड देन उसके बाद जो है आपके पास आफ्टर रेंट आपके पास एक डेप्रिसिएशन भी जो थी, तो उस डेप्रिसिएशन के अंदर मैंने बताया था डिलीवरी व्हीकल का जो काम है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर है। तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर क्या हो जाएगा, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो हेड है उसके अंदर ऐड हो जाएगा, विच इज $9,600। तो ठीक है भाई, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी व्हीकल भी आ गई, आपका जो रेंट का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पोर्शन था वो भी आ गया। एक दफा और देख लेते हैं कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड रह ना जाए। हम्म, हाँ, कैरेज आउटवर्ड्स भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही तो पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैरेज आउटवर्ड ये वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जो आप जब अपनी फैक्ट्री से कस्टमर की दुकान पे गुड्स डिलीवर करने जाते हो तो उस वक्त जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है वो कैरेज आउटवर्ड है। तो ये सेलिंग के प्रोसेस पे ही तो ये खर्चा हो रहा है, तो अगेन ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनेगा। तो 6200 यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और देख लेते हैं, और तो कोई चीज नहीं आनी। पेन चला गया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई चीज मैंने ख्याल के यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, तो इन चारों को अगर हम ऐड कर लें तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल आ जाएगा। सो 84,000 प्लस 24,000 जो कि रेंट का एलिमेंट था फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्लस 9,600 जो कि डिलीवरी व्हीकल, जो कि जाहिर सी बात है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रही है, उसका डेप्रिसिएशन चार्ज था, प्लस 6,200 जो कि कैरेज आउटवर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ गया $1,23,800 का। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हेड ऑफ एक्सपेंस होते हैं वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो सेम काम अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के अंदर भी है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे जाओ तो उसने एक फिगर आपको लिख के दी हुई है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हमसे इस तरह के हुए हैं, विच इज गिवन टू अस एज $2,23,500। तो 2,23,500 ये आपका आ गया स्टार्टिंग फिगर। अच्छा भाई, ये एडमिन एक्सपेंस के अंदर डायरेक्टली इनकर हुआ है, लेकिन फिर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस थे जिनका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन या एक सर्टेन पोर्शन जो है वो अगेन एडमिन की एक्टिविटीज से रिलेटेड था, तो उसका सर्टेन पोर्शन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। जैसे हमने रेंट की बात की थी, तो रेंट के अंदर जो 2/10 यानी कि 16,000 का जो पोर्शन था वो सवाल के अंदर डिफाइंड था कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे 16,000 एज एडमिन एक्सपेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसी तरीके से जो ऑफिस इक्विपमेंट है, जाहिर सी बात है ऑफिस इक्विपमेंट जो आपका प्रिंटर हो गया या आपके कह लो कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, ये सारे जो इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है, जाहिर सी बात है ये एडमिन के काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये इनका जो ऑफिस इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन चार्ज है ये भी एडमिन एक्सपेंस के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा। तो 5,100 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा अगर कुछ एडमिन एक्सपेंस के अंदर जा सकता है तो देख लें। हम्म, ठीक है, यही चीजें हैं जो मेरे ख्याल से एडमिन एक्सपेंस के अंदर जा सकती हैं। तो अब इन तीनों को ऐड अप कर लेंगे तो आपके पास जो एडमिन एक्सपेंस का हेड है उसका टोटल निकल के आ जाएगा 223,500 प्लस 16,000 प्लस 5,100। ये आपके पास आ गया 2,44,600 एडमिन एक्सपेंस का टोटल। अब दोनों अगर एक्सपेंसेस को ऐड कर लेते हैं तो 244,600 प्लस 123,800, ये आपके पास आ रहा है 368,400 एज योर टोटल एक्सपेंस। 368,400 इज योर टोटल एक्सपेंस। और इसको जब आप जो आपका वो था ग्रॉस प्रॉफिट था इसमें से माइनस कराओ तो आपके पास नेट ट्रेडिंग लॉस निकल के आ रहा है। अच्छा, अब जो नए फॉर्मेट्स हैं उसके अंदर ये फिगर जो नेट ट्रेडिंग लॉस की है इसको सेपरेटली दिखाना लाजमी नहीं रहा है, तो इवन इफ यू जस्ट राइट इट एज अ फिगर, यानी इसको रिमूव करके आप सिर्फ ये दिखा दो कि भाई ये आपका एक नेगेटिव फिगर आ रही है दोनों को माइनस करा के, तो दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल। तो हमारे पास ये है 362,080 माइनस 368,400, या आपके पास आ रहा है 6,320 नेगेटिव में। क्यों नेगेटिव आ रहा है सर? क्योंकि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो कम है और आपका जो ओवरऑल एक्सपेंसेस का सेक्शन है वो ज्यादा है, तो ये आ रहा है -6,320, विच कुड बी सेड टू बी एज योर नेट ट्रेडिंग लॉस। लेकिन अगर मैं इसको रिमूव कर भी दूं तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं इसको नाम ना भी दूं आपको पता होना चाहिए कि 6,320 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेट ट्रेडिंग लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और उसके बाद जो हमारा लास्ट काम है वो क्या है, फैक्ट्री का रियलाइज प्रॉफिट निकालना। तो फैक्ट्री का रियलाइज प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था भाई, कि ओपनिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज फैक्ट्री प्रॉफिट, ओपनिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड, जगह कम है तो एफपी लिख लेते हैं, अनरियलाइज फैक्ट्री प्रॉफिट। उसके अंदर हम ऐड करेंगे पूरे साल का जो हमने फैक्ट्री प्रॉफिट चार्ज किया है वो, और उसमें से हम माइनस करा देंगे क्लोजिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड फैक्ट्री प्रॉफिट। तो ओपनिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड फैक्ट्री प्रॉफिट क्या था? अच्छा, इस सवाल के अंदर तो ये प्रोविजंस बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि आपने खुद ही तो कैलकुलेट करी है भाई। आपको तो सिर्फ इन्वेंट्री की कॉस्ट प्राइस गिवन थी, ओपनिंग की भी कॉस्ट गिवन थी। लाइक से ओपनिंग इन्वेंट्री पे जाए तो कॉस्ट प्राइस गिवन थी $45,000, और आपने उसको ट्रांसफर वैल्यू पे लेके आए थे। आप जब उस ओपनिंग इन्वेंट्री को ट्रांसफर वैल्यू पे लेके आए थे तो आपने बोला कि भाई ये तो 54,000 है। तो जो दोनों का डिफरेंस है 54,000 विच इज द ट्रांसफर वैल्यू of the opening inventory and $45,000 which is the cost of opening inventory। तो जो दोनों का डिफरेंस है ये क्या है, ये फैक्ट्री प्रॉफिट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ आप लोगों को रिकॉल करवाने के लिए। हमने पढ़ा था कि ट्रांसफर वैल्यू किसके बराबर होती है, ट्रांसफर वैल्यू बराबर होती है कॉस्ट, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस आपका जो उसके ऊपर फैक्ट्री प्रॉफिट का एलिमेंट होता है वो। तो अगर मैं सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं और ओपनिंग इन्वेंट्री की जो ट्रांसफर वैल्यू हमने निकाली अगर वो 54,000 है और उसकी कॉस्ट मुझे पता है 45,000 थी, और मुझे फैक्ट्री प्रॉफिट का अगर उसका एलिमेंट निकालना है ओपनिंग बेसिक विच वुड रिप्रेजेंट अपेरेंटली व्हाट, क्योंकि मैं सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री की ट्रांसफर वैल्यू लिख रहा हूँ और ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट लिख रहा हूँ, तो जो फैक्ट्री प्रॉफिट का एलिमेंट आएगा वो भी सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री का निकल के आएगा। सो 54,000 minus $45,000, that would represent the factory profit element of opening inventory which is $9,000, जिसको आप मैंने बताया था कि ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर फैक्ट्री प्रॉफिट का एलिमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, टेक्निकल वर्ड जो हम पेपर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं ओपनिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड फैक्ट्री प्रॉफिट, ओपनिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड फैक्ट्री प्रॉफिट। तो यानी कि हमें पता चला अच्छा भाई ओपनिंग प्रोविजन हमारी कितनी है, $9,000 है। मैंने आपको वर्किंग करके दिखा दी, वरना तो इट वाज क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि इस सवाल के अंदर तो हमने खुद ही से कैलकुलेट की थी ट्रांसफर वैल्यू, और हमें पता है कि भाई ट्रांसफर वैल्यू कॉस्ट का बस सीधा सीधा जो डिफरेंस आ रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर जो आ रहा है वो ओपनिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज फैक्ट्री प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा, और क्लोजिंग इन्वेंट्री के अंदर जो आ रहा है तो वो क्लोजिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज फैक्ट्री प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास क्लोजिंग का अगर हम देखें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की हमारे पास जो फिगर थी दैट ट्रांसफर वैल्यू थी 64,480। तो यही काम मैं अगर उसके लिए भी करूं, ट्रांसफर वैल्यू इज 64,480, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री के हमारे पास कॉस्ट गिवन थी दैट वाज गिवन टू अस एज $52,000। यहाँ पे देख लें 31 दिसंबर 2022 क्लोजिंग डेट, फ्रेश गुड्स की कॉस्ट $52,000। तो ये जैसे ही मैं दोनों का डिफरेंस लूंगा 52,000 माइनस कराऊंगा, तो 64,480 माइनस $52,000, दैट विल गिव मी the closing provision for unrealized factory profit which is $12,480। अगेन ये मैंने ट्रांसफर वैल्यू ली किसकी, क्लोजिंग इन्वेंट्री की, ये मैंने ली कॉस्ट किसकी, अगेन क्लोजिंग इन्वेंट्री की। तो जो दोनों का डिफरेंस था वो क्या निकल के आ गया, वो मेरे पास फैक्ट्री प्रॉफिट का एलिमेंट निकल के आ गया फॉर व्हाट, फॉर अगेन क्लोजिंग इन्वेंट्री विच रिप्रेजेंट्स अपेरेंटली, अगर टेक्निकल टर्म से बोलूं तो क्लोजिंग प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड फैक्ट्री प्रॉफिट विच इज $12,480। सो यहाँ पे आ जाएगा $12,480। क्लोजिंग जो मैंने आपको बताया माइनस होना है तो उसको ब्रैकेट्स में लिख देंगे। एंड फैक्ट्री प्रॉफिट का जो चार्ज था ड्यूरिंग द ईयर वो हमने निकाला हुआ है $1,22,400, तो वो यहाँ आ जाएगा $1,22,400। तीनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमारी जो अमाउंट, जो हमारा कंसर्न अमाउंट है दैट इज फैक्ट्री का रियलाइज प्रॉफिट, तो वो निकल के आ जाएगा सो 9,000 प्लस 122,400 माइनस 12,480, 1,18,920, 118,920 is the factory realized profit,
और इस फैक्ट्री रियलाइज प्रॉफिट के अंदर जो हमारा नेट ट्रेडिंग लॉस था जो हमने ऊपर निकाला हुआ है -6320, मैं यहाँ पे सेपरेटली फिर भी लिख देता हूँ, तो आगे आपको पता हो कि भाई ठीक है, आप फॉर्मेट्स के अंदर इसको सेपरेट नहीं लिखते, लेकिन आपको फिगर का मतलब पता हो कि ये नेट ट्रेडिंग लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर फैक्ट्री का रियलाइज प्रॉफिट जब ऐड होगा तो हमारे पास जो फिगर निकल के आएगी, दैट वुड रिप्रेजेंट प्रॉफिट फॉर ईयर which is going to be $1,12,000 and 600. Just like how we studied while we were doing the concepts and while we were following the formats. तो हमने जब फॉर्मेट फॉलो कर रहे थे, जब हम फॉर्मेट सीख रहे थे, तो हमने यही चीज सीखी थी कि इस तरीके से इसको अप्लाई करना, और वो अपने अभी अप्लाई करके देख लिया। And for the last part, उसने कहा the financial statements of W Limited for the year ended 31st December 2022 are ready to be audited. Explain the importance of and fair view opinion in the auditor's report. तो ट्रू एंड फेयर व्यू ओपिनियन ऑडिटर रिपोर्ट, जो बेसिकली ऑडिटर कौन होता है, जो कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एक थर्ड पार्टी आती है, जो कि कंपनी की अपनी मैनेजमेंट नहीं होती बल्कि उसके मैनेजमेंट के अलावा लोग होते हैं, और वो आके देखते हैं कि भाई कंपनी ने जो इनकम स्टेटमेंट, एसओएफपी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीजें बनाई हैं, क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं कि कंपनी ने प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिखाए हुए हैं, या जो है वो अपनी कॉस्ट बहुत कम शो करी हुई है, या कोई भी अगर कंपनी ने मसला किया हुआ है, तो वो ऑडिटर्स एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट पार्टी होती है जो आके इस चीज को क्रॉस वेरीफाई करती है। तो उसका फायदा क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई, इट एड्स क्रेडिबिलिटी टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट एड्स क्रेडिबिलिटी टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर इसी के साथ साथ जो ऑडिटर्स होते हैं वो सिर्फ ये नहीं चेक करते कि भाई फिगर्स ठीक है या नहीं है, वो ये भी चेक करते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ आपने जो है वो कंप्लाई किया है या नहीं किया है। सो इट ऑल्सो चेक्स if the business has complied, the business has complied with all relevant accounting policies. Also checks if the business has complied with all relevant accounting policies। तो और इसके साथ साथ जब ऑडिटर की रिपोर्ट आ जाती है, तो आपको पता है कि भाई जो बड़ी कंपनीज होती हैं उसके अंदर शेयर होल्डर, जो ओनर होता है, वो एक सेपरेट एंटिटी होता है, और जो जो एजेंट्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जिसको कंपनी चलाने के लिए शेयर होल्डर ने दी हुई होती है, वो एक सेपरेट एंटिटी होती है। तो ऑडिटर रिपोर्ट से उस शेयर होल्डर को, मुझे भी ये एक कह लो कि इत्मीनान होगा, मुझे पता होगा कि मेरे जो डायरेक्टर्स हैं वो सही काम कर रहे हैं, और वो जो है वो बिजनेस के अंदर कोई दो नंबरी नहीं कर रहे, वो कोई हेर फेर नहीं कर रहे, वो मेरे जो पैसे का जिसको मैंने को जिम्मेदार बनाया है, वो इस जिम्मेदारी को प्रॉपर तरीके से जो है वो निभा रहे हैं। सो इट ऑल्सो गिव्स गारंटी ऑल्सो गिव्स गारंटी, या गारंटी का वर्ड इतना सही नहीं है, अश्योरेंस लिख लेते हैं। इट ऑल्सो गिव्स अश्योरेंस शेयर होल्डर्स that directors are working with ड्यू डिलिजेंस, वो अपनी जिम्मेदारी प्रॉपर तरीके से निभा रहे हैं, कोई हेर फेर नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आपका पूरा एक 25 मार्क का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया।